तो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 26 और आज हम करने वाले हैं अपनी अंतरा बुक की लास्ट कविता जिसका शीर्षक है घनानंद। घनानंद कवि का नाम है। इन कवि की दो कविताएं कवित्त और सवैया करके आपकी बुक में दी गई हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल कवित्त वाली जो कविता है वो हमारे सिलेबस में है। उसमें से दो कवित्त यानी दो पैरा जो दिए गए हैं कवित्त वाले, केवल वो हमारे सिलेबस में से हैं। तो सवैया वाले हम नहीं करेंगे, तो केवल दो कवित्त हम करेंगे। तो दो छोटे छोटे पैरा हैं और बड़ी आसान सी कविता है। तो आज हम करेंगे घनानंद। सारांश और मुख्य बिंदु व्याख्या के पर्पज से करेंगे। प्रश्न उत्तर 3 या 4 प्रश्न उत्तर हैं इसमें, वो प्रश्न उत्तर करेंगे और अभिव्यक्ति माध्यम से देखेंगे। 1 या 2 प्रश्न आज हम करेंगे। तो आज हमारी ये बुक अंतरा खत्म हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, आपने रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं और आसान भाषा में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आगे आने वाले 3 दिनों में हम करेंगे अंतराल के तीनों चैप्टर। 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, तो अंतराल के तीनों चैप्टर हम आगे आने वाले 3 दिनों में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। कवि है हमारे घनानंद। चलिए कविता की बेसिक जानकारियों से शुरू करते हैं। कविता जो है कवित्त करके आपके सिलेबस में दी गई है, आपकी बुक में दी गई है। और कवित्त वैसे भी छंद का नाम है। एक छंद होता है कवित्त और उसी पैटर्न में इन्होंने कविता लिखी है, तो दोनों जो पैरा हैं उनको हम कवित्त कह सकते हैं। कवि का नाम घनानंद। भाषा रहने वाली है ब्रज और दोनों कवित्त में वियोग श्रृंगार रस है। यानी वियोग श्रृंगार कैसे है, थोड़ा सा हम संदर्भ जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आता है पैरा तो आपको थोड़ा सा संदर्भ पता होना चाहिए कि कवि जो है वियोग में दुखी है, उसके दुख का कारण क्या है। घनानंद जो थे दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में दरबारी कवि थे। दिल्ली में ही पैदा हुए और वो दरबारी कवि थे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। वहाँ वो दरबार की ही एक नर्तकी सुजान से प्रेम करने लगे। तो नायिका जो है इनके कविताओं की, इनकी रचनाओं की, उसका नाम है सुजान। और इतना अधिक प्रेम करने लगे कि एक दिन इन्होंने राजा का भी ध्यान नहीं किया। राजा की तरफ पीठ करके बैठ गए और सुजान की तरफ मुंह करके बैठ गए। इनको जो गीत संगीत गाना बजाना जो भी करना था वो सारा उन्होंने जो गीत गाया वो सुजान की तरफ मुंह करके गाया। इससे राजा को बुरा लगा और राजा ने उनको जो है दरबार छोड़ने का आदेश दे दिया। तो दरबार छोड़ करके ये जो है वृंदावन चले गए, लेकिन सुजान इनके साथ नहीं गई। इन्होंने सुजान से रिक्वेस्ट की अपने साथ चलने की, लेकिन सुजान इनके साथ नहीं गई। जब सुजान ने इनके साथ चलने से मना कर दिया तो ये विरक्त हो गए संसार से और उसके बाद जो है वृंदावन में जाकर के बस गए। इन्होंने दीक्षा वीक्षा ले ली और ये भक्ति में लीन हो गए। तो घनानंद की रचनाओं में सुजान नाम अक्सर पाया जाता है, बहुत सारी रचनाओं में सुजान नाम है। शुरू में ये उनकी प्रेमिका के लिए था, उस नर्तकी के लिए था। हर पद जो भी ये लिखते थे उसमें सुजान का नाम अवश्य डालते थे। लेकिन बाद में जब भक्ति में चले गए तो बाद में ये नाम उन्होंने राधा जी को दे दिया। कृष्ण भक्ति में लीन हो गए तो इन्होंने राधा जी को वो नाम दे दिया। तो अक्सर सुजान नाम जहाँ आपको मिलेगा तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये घनानंद का कवित्व हो सकता है। एक छोटी सी बेसिक जानकारी और कि हमारे पाठ्यक्रम के जो दोनों कविता हैं वो सुजान सागर नामक पुस्तक से लिए गए हैं। बड़ा ग्रंथ उन्होंने सुजान की प्रशंसा में लिखा, तो उस बुक का नाम है सुजान सागर। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सारांश देखते हैं। पैरावाइज सारांश लिखा है मैंने, दोनों पैरा का अलग अलग सारांश करके। तो ये पहला पैरा शुरू होता है, दूसरे पैरा पे आपको नंबर मिलेगा नंबर 2 करके। तो ये पहला पैरा है। कवि घनानंद अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं, मन बहुत व्याकुल हो गया है और प्राण निकलने वाले हैं। कवि ने सुजान को ऐसे बहुत सारे पत्र लिखे हैं जिनमें वो उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, बार बार प्रार्थना करता है, केवल एक बार उनको उनसे मिलना चाहता है। लेकिन सुजान जो है उन पत्रों को पढ़ करके अपने पास चुपचाप रख लेती है। जो भी घनानंद का पत्र लेकर के जाता है सुजान के पास, वो उसको कह देती है कि हाँ मैं मिलने आऊँगी, लेकिन वो घनानंद से मिलने कभी नहीं आई। अब इतना समय बीत गया है कि घनानंद को उसकी बातें जो हैं झूठी लगने लगी हैं। अब उसका मन उदास हो गया है। जो बादल कभी घनानंद को राहत पहुंचाते थे वो बादल अब घिरने बंद हो गए हैं। यानी इतना समय व्यतीत हो गया है, इतने सारे पत्र उन्होंने लिख दिए हैं, इतने झूठे आश्वासन सुजान ने दे दिए हैं कि अब जो है थोड़ी सी भी खुशी उनकी आश्वासन को सुन करके नहीं होती है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि सुजान जो है लगातार झूठ बोल रही है, वो उनसे कभी मिलने नहीं आएगी। अंत में कहते हैं कि अब तो प्राण जो है शरीर से निकलने वाले हैं, होठों पर आकर अटक गए हैं। इतना बुरा हाल कवि का हो गया है कि वो मरने वाले हैं, होठों तक उनके प्राण आ गए हैं। केवल सुजान को देखने की उम्मीद में उनके प्राण अटके हुए हैं।
कवि की बस अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले सुजान एक बार कवि को दर्शन दे जाए ताकि वो जो है शांति से तसल्ली से मर सके। तो इस पूरे पैरा में ये रिक्वेस्ट की गई है कि कवि जो है सुजान से मिलना चाहता है। बहुत सारे उसने पत्र लिखे हैं सुजान को, लेकिन वो जो है केवल झूठा आश्वासन दे देती है और उससे मिलने कभी नहीं आई। तो कवि के प्राण केवल इस उम्मीद में अटके हैं कि सुजान एक बार उससे मिलने आ जाए और उसके प्राण आसानी से निकल जाए। इन कवित्त की भाषा ब्रज है, तो एक बार आप अगर शब्दार्थ पढ़ लेंगे आपको शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों पद बहुत ही आसान हैं। चलिए दूसरा पद देखते हैं। दूसरे कवित्त में भी कवि सुजान से बात करने की प्रार्थना करता है। कवित्त जो है, इन पदों की क्या विशेषता होती है कि हर पद में एक अलग स्टोरी होती है, हर पद की एक अलग कहानी होती है। जो पहला पद हमने पढ़ा उसमें कवि की स्थिति है, मरने वाला है, उसका वर्णन किया गया है। दूसरे पद में जो है कवि नायिका से बात करना चाहता है, लेकिन सुजान कोई जवाब नहीं देती। सुजान आरसी में अपना चेहरा निहारने लगती है। आरसी एक गहने को कहते थे जो कि अंगूठे में पहना जाता है, अंगूठी जैसा होता है, अंगूठे में पहना जाता है और उसमें एक शीशा लगा होता है। वो दुल्हन के श्रृंगार का हिस्सा होता था कि दुल्हन को अगर अपना चेहरा देखना है, अपना मेकअप देखने की आवश्यकता पड़े तो उसको अलग से शीशा कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने अंगूठे की अंगूठी में जो लगा हुआ शीशा है उसमें अपना चेहरा देख ले। तो सुजान जो है आरसी में अपना चेहरा निहारने लगती है। तो कवि कहता है कि आरसी में कब तक चेहरा देखोगी और कब तक मुझे टालती रहोगी? मेरी व्याकुलता कभी तो तुम्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर देगी। यानी जैसे ही कवि सुजान से बात करने की कोशिश करता है, सुजान कोई बात नहीं करती, उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो केवल आरसी में जो है अपना मुंह देखने लगती है, अपना चेहरा निहारने लगती है। तो कवि हार करके ये कह देता है कि मैं भी इसी इंतज़ार में हूँ कि कब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं चुप हो जाऊँगा, तुमसे कोई और रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। अब चुप रह कर के देखूँगा कि तुम कब तक मुझसे बात नहीं करती हो। अब मेरा मौन, मेरी चुप्पी ही तुम्हें बोलने को मजबूर कर देगी। आगे घनानंद कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ ये प्रतियोगिता लगाई है, मेरे साथ ये होड़ लगाई है कि देखते हैं दोनों में से पहले कौन बात करता है। आगे कवि कहते हैं कि तुमने तो मेरी बातें ना सुनने का प्रण कर लिया है। ऐसा लगता है मानो तुमने रुई से अपने कान बंद कर लिए हैं। मैं चाहे तुम्हें कितना भी कहता रहूं, कोई रिएक्ट नहीं होता बातों पर, कोई जवाब नहीं होता मेरे लिए। तो ऐसा लगता है कि तुमने अपने कानों में रुई लगा रखी है कि घनानंद की बात बिल्कुल नहीं सुननी। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कब तक टालती रहोगी। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी पुकार सुनने के लिए कान खोलने ही पड़ेंगे। कभी ना कभी तो मेरे हृदय का प्रेम देखकर तुम पिघलोगी और तुम्हें अपने कानों की वो रुई हटानी पड़ेगी। तुम्हें अपना वो प्रण तोड़ना पड़ेगा जो कि तुमने लिया है कि तुम्हें कभी घनानंद से बात नहीं करनी। तुम्हें अपनी वो कसम तोड़नी पड़ेगी। तो ये थे हमारे दो बड़े आसान आसान से कवित्त, बड़े आसान आसान से पैरा। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये पहले पैरा में से लिया गया है। पहला प्रश्न है, कवि ने चाहत चलन यह संदेशो ले सुजान को क्यों कहा है? इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाए। चाहत चलन यह संदेशो ले सुजान को। चाहत चलन, चलना चाहता है कवि, यानी उसके प्राण निकलना चाहते हैं, वो चलना चाहता है। यह संदेशो ले सुजान को, सुजान अगर आ जाए और उसको ये संदेशा मिल गया हो कि कवि मरने वाला है, तो अगर वो आ जाए तो उसका मरना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इस पंक्ति का हमें भाव बताना है कि इसमें क्या कहा गया है। ये पूरे पैरा का निष्कर्ष इसमें आ जाएगा क्योंकि एंड वाली लाइन है ये। कवि सुजान से एक बार मिलना चाहता है। वो सुजान को इसके लिए बहुत सारे पत्र भेज चुका है। सुजान उन पत्रों को पढ़कर अपने पास रख लेती है और मिलने आने का कह देती है, लेकिन वो मिलने नहीं आती है। अब कवि के प्राण निकलने वाले हैं। कवि चाहता है कि प्राण निकलने से पहले सुजान उससे मिलने एक बार आ जाए तो उसके प्राण आसानी से निकल जाएं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण शब्द है ये, प्रण को देखना चाहता है। इसमें ये दूसरे पैरा में से लिया गया है और इसमें हमें ये बताना है कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब सुजान बात नहीं करती तो कवि भी चुप हो जाता है। अब वो चुप रह करके ये देखना चाहता है कि वो कब तक अपनी न बोलने वाली कसम को निभाती है। इसका उत्तर हमें देना है। कवि अपनी प्रेमिका सुजान से बात करना चाहता है और उसके लिए वो बार बार आग्रह कर चुका है, लेकिन सुजान कोई उत्तर नहीं दे रही। अब कवि ने मौन होने का प्रण ले लिया है। वो देखना चाहता है कि उसका दुख भरा मौन देखकर सुजान कब तक चुप रहती है। कवि को पूरा विश्वास है कि उसका मौन, प्रेम भरा मौन, कभी न कभी सुजान को उससे बात करने पर मजबूर कर देगा।
कवि इसलिए चुप हो जाता है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके मन में, उसके हृदय में जितना प्रेम सुजान के लिए भरा हुआ है, ये प्रेम कभी ना कभी उसकी चुप्पी को तोड़ देगा, उसके कठोर मन को पिघला देगा। तो कवि जो है अब मौन होने का निश्चय करता है और वो देखना चाहता है कि सुजान कब रिएक्ट करती है, कब उससे बात करने की कोशिश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली है की बात कही है। इसमें हमें ये बताना है कि नायिका जो है किस पुकार पर अपने कान खोलने को मजबूर हो जाएगी। चलिए उत्तर देखते हैं। ये पहले शब्द में प्रिंट हो गया है। कवि अपनी प्रेमिका सुजान से बात करना चाहता है, लेकिन सुजान कोई उत्तर नहीं देती। बहुत प्रयास के बाद भी जब सुजान कोई उत्तर नहीं देती तो कवि खुद मौन हो जाता है। अब वह मौन रह करके देखना चाहता है कि कब तक उसके प्रेम भरे हृदय की पुकार को वो अनदेखा करती है, कब तक वो अपने कानों में रुई देकर न सुनने का प्रयास करती रहेगी। कभी न कभी तो उसे कवि के प्रेम भरे मन की पुकार सुननी ही पड़ेगी। कवि के मन की जो प्रेम भरी पुकार है वो सुजान को कान खोलने पर मजबूर कर देगी, उसके मन की वेदना को सुनने पर मजबूर कर देगी। तो ये था आज का हमारा डे 26 का रिवीजन। चलिए अपने अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न देखते हैं, साक्षात्कार किसे कहते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। उत्तर देखते हैं, पत्रकारिता का अधिकतम लेखन साक्षात्कार पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पत्रकार अपनी अधिकतर जानकारियां साक्षात्कार से ही इकट्ठा करते हैं। सबको पता है, हम लोग टीवी में देखते हैं कि कैसे रिपोर्टर जो है जानकारियां निकलवाने के लिए लोगों से प्रश्न पूछते हैं, तो वो एक प्रकार का साक्षात्कार ही होता है। तो पत्रकारिता का अधिकतम लेखन साक्षात्कार पर निर्भर करता है। सामान्य बातचीत से अलग हटकर साक्षात्कार जो है किसी प्रकार की जानकारी को, सच्चाई को या उसकी भावनाएं जानने के लिए किया जाता है। यानी साक्षात्कार का पर्पस क्या होता है, किसी प्रकार की जानकारी किसी व्यक्ति से जाननी है, कोई सच्चाई हमें जाननी है, या उस व्यक्ति की भावनाएं किसी विषय पर उसके विचार जानने हैं, तब हम साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार करने वाले को समझदारी और धैर्य से अपने प्रश्न पूछने चाहिए। साक्षात्कार करते समय कुछ सावधानियां हैं। जिस व्यक्ति से साक्षात्कार करना है, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है तथा जिस विषय पर इंटरव्यू लेना है, दोनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जब व्यक्ति इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उसे जिसका इंटरव्यू लेना है उस आदमी के बारे में भी पता होना चाहिए, और जिस टॉपिक पर इंटरव्यू लेना है उस टॉपिक का भी उसे पता होना चाहिए। दूसरी सावधानी, क्या क्या जानकारी हमें चाहिए ये हमें पहले से लिख लेना चाहिए। यानी किसी का इंटरव्यू लेने जाने से पहले कौन कौन से उससे प्रश्न पूछने हैं, ये सारी चीज़ें पहले से लिख लेनी चाहिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी रह ना जाए। सभी सवाल आम जनता के दृष्टिकोण से पूछे जाने चाहिए। यानी ऐसे सवाल होने चाहिए जिनको जानने में जनता रुचि रखती है। आपने कई बार सुना होगा रिपोर्टर्स के मुंह से कि जनता जवाब चाहती है या जनता जानना चाहती है, तो अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। तो आम जनता के दृष्टिकोण से वो पूछे जाने चाहिए। सूचनाओं को या तो लिख लेना चाहिए या रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ताकि जैसी सूचना हमें प्राप्त हुई है उसको वैसा ही दर्शकों तक या पाठकों तक पहुंचाया जा सके। अब पूरी जानकारी को, पूरे इंटरव्यू को सीधे सीधे साक्षात्कार के रूप में भी छापा जा सकता है या किसी लेख के रूप में भी छापा जा सकता है। साक्षात्कार के रूप में किस तरीके से छापा जा सकता है, यानी ऊपर प्रश्न लिख दिया, फिर उसने जो जवाब दिया वो उत्तर लिख दिया, फिर प्रश्न फिर उत्तर, इस तरीके से भी इस फॉर्मेट में भी छापा जा सकता है। या फिर सारे प्रश्नों के जो जो जवाब हुए हैं, जो बातचीत हुई है, उससे जो निष्कर्ष निकला है उसको एक लेख की तरह से भी छापा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न, साक्षात्कार। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, लेख या आलेख किसे कहते हैं। एक टॉपिक आपका आलेख भी है, जैसे समाचार है, जैसे फीचर है, तो एक टॉपिक आपका आलेख भी है। आलेख की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि लेख किसको कहते हैं, और एक आलेख आपको लिखने के लिए दिया भी जा सकता है। तो पहले हम आलेख देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि आलेख लिखना कैसे होता है। आलेख का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता, लेकिन किसी भी विषय पर लेख लिखने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी हमें हमारे पास होनी चाहिए। यानी कोई विशेष पैटर्न नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक की पर्याप्त जानकारी हमारे पास होगी, तभी हम लेख लिख पाएंगे। लेख या आलेख, आलेख आपको थोड़ा सा नया शब्द लग सकता है, तो आप एक लेख से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेख यानी कि कोई भी पैराग्राफ, उस विषय के बारे में बाकी देश दुनिया में किस प्रकार के विचार हैं, ये आइडिया भी हमारे पास होना चाहिए। जिस टॉपिक पर हम लेख लिखने जा रहे हैं उस लेख के बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं, लोगों के क्या विचार हैं, बाकी दुनिया में क्या उसके बारे में जानकारी पहले से मौजूद है, इस बात का भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए।
शुरुआत में हम ताज़ा घटी घटना का उदाहरण देकर के अपना लेख शुरू कर सकते हैं। इससे आलेख आकर्षक बन जाता है। मान लो कोई भी पर्यावरण संबंधी हमारे एग्जाम में आलेख लिखना आ गया, तो हम किसी ताज़ी घटना का उदाहरण दे सकते हैं और उसके बाद अपना लेख लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ताज़ी घटना का उदाहरण देने से क्या होगा, वो आकर्षक बन जाता है। इसके बाद हम धीरे-धीरे विषय की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हमारे पास तथ्य हैं और आंकड़े उपलब्ध हैं, तो उसका प्रयोग हम अपने विचारों को प्रकट करने में कर सकते हैं। मान लो हमें पर्यावरण पर लेख लिखना है, तो कहीं मान लो आस-पास अगर महीने 2 महीने के बीच में किसी जंगल में अगर आग लगी है, तो हम उसका उदाहरण दे सकते हैं कि वो आग लगी थी और ऐसे लगी थी और उससे इतना नुकसान हुआ। उसके बाद अगर हमारे पास तथ्य और आंकड़े हैं, जैसे कितने दिनों तक वो आग जली और उसमें कितना नुकसान हुआ, कितने पेड़ों को, कितने जानवरों को, मतलब जो भी अगर हमारे पास इस तरीके का डाटा है, तो उसको हम लेख में यूज़ कर सकते हैं। अगर डाटा नहीं है, तो हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अंत में उस विषय पर लेखक अपने विचार भी निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि लेख किसको कहते हैं या आलेख किसको कहते हैं, तो हमें सीधा-सीधा ये बता देना है कि एक पैराग्राफ किसको कहते हैं। यानी लेख का कोई फॉर्मेट नहीं है, केवल हमारे पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या जानकारियाँ उपलब्ध हैं देश दुनिया में, ये हमें पता होना चाहिए और किसी नई घटना से उसको जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध है, तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लेख की एक बेसिक सी परिभाषा हो गई। और अगर आपको किसी टॉपिक पर लेख लिखना आ जाए, जैसे पर्यावरण संतुलन पर लेख लिखना आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग पर आपको लेख लिखना आ जाए, जल संरक्षण पर आपको लेख लिखना आ जाए, इस तरीके के टॉपिक जो है आपको लेख लिखने के लिए आ सकते हैं। इन पर आपको सिंपली एक पैराग्राफ लिख देना है। जिस तरीके से आप अनुच्छेद लेखन करते रहे हैं अब तक, तो उसी तरीके का पैराग्राफ आपको आलेख में लिख देना होता है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। संपादकीय लेखन किसे कहते हैं? उस पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों नहीं लिखा होता? आज की हमारी कविता बड़ी आसान सी थी, इसलिए मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम के 3-4 प्रश्न ऐड कर दिए हैं, क्योंकि अंतराल के चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, उसमें टॉपिक ज़्यादा हैं डिस्कस करने के लिए, तो हो सकता है उसमें मैं प्रश्न ना डालूँ। तो आज कर लेते हैं 2-3 प्रश्न। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको संपादक और संपादकीय दोनों में अंतर पता होना चाहिए। हो सकता है ये प्रश्न मैंने आपको एमसीक्यू में कराया हो, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। लेकिन आज मैं दोबारा से आपको थोड़ा-सा अंतर बता देती हूँ सरल भाषा में कि संपादक और संपादकीय क्या होता है। संपादक जो है एक आदमी है जिसका पूरे अखबार पर कंट्रोल है, यानी कि हम अखबार का हेड उसको मान सकते हैं कि इस आदमी की इजाज़त के बिना कोई खबर नहीं छपेगी। क्या छपना है, क्या नहीं छपना है, ये खबर ठीक है या गलत है, इसमें से क्या कटिंग करनी है, इसमें क्या मिर्च मसाला और ऐड करना है, ये सारे डिसीज़न जो है संपादक लेता है। तो संपादक जो है एक आदमी का नाम है जिसको हम अखबार का हेड कह सकते हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में समझने के लिए। और और संपादकीय हम किसको कहेंगे? संपादकीय अखबार का एक पेज होता है, उसको हम संपादकीय कहते हैं। तो ये 2 अंतर हैं, इनमें कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। संपादक आदमी है और संपादकीय अखबार का एक पेज है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि संपादकीय लेखन क्या होता है और उस पर किसी का नाम क्यों नहीं होता। संपादकीय आम तौर पर अखबार के बीच वाले पेज पर छपा होता है। बीच वाले पर या 5वें छठे पेज पर संपादकीय करके छपा होता है। अभिव्यक्ति और माध्यम के बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएँगे अगर आप एक हिंदी के अखबार को लेकर के उसमें से कुछ सूचनाओं को खोजने की कोशिश करें। संपादकीय को देखें, संपादक के नाम पत्र को देखें, कुछ आलेख देखें, उस समाचार पत्र की भाषा देखें, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। संपादकीय आमतौर पर अखबार के बीच वाले पेज पर छपा होता है। इस पेज पर समाचार पत्र वाले किसी घटना, मुद्दे या विषय के प्रति अपनी राय प्रकट करेंगे। यानी तो ये पेज अखबार के विचारों को दिखाता है। संपादक के निर्देश पर, यानी जो हेड होगा उसके निर्देश पर, उसके आदेश पर, उसके इंस्ट्रक्शन पर सह संपादक उस पेज की सामग्री को तैयार करते हैं। यानी एक हेड हो गया, उसने अपनी एक टीम बना रखी है, 4-5 मेंबर उस टीम में हैं, तो वो लोग किसी विशेष घटना को उठाएंगे और उस विशेष घटना पर अपने विचार लिख देंगे। तो इस तरीके से उस संपादकीय पेज की तैयारी होती है। बाहर के पत्रकारों के लेख उस पर नहीं छापे जाते। संपादकीय उस अखबार के विचारों को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए उसे किसी अकेले व्यक्ति के नाम से छापा नहीं जाता। यानी उस पेज को संपादकीय नाम दिया जाता है। उस पेज पर किसी एक अकेले व्यक्ति का नाम नहीं होता, क्योंकि वो अखबार की आवाज़ है। अखबार के कुछ कर्मचारी मिलकर के, संपादकीय मंडल मिलकर के उन लेखों को तैयार करता है। उस पर समाचार नहीं होते, उस पर लेख होते हैं। किसी समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया होती है, किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया वो लोग देते हैं। तो इस तरीके से संपादकीय छपता है।
चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और उसे लिखते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? समाचार पत्रों में समाचार के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें छपी होती हैं। कुछ अन्य विषयों पर, मुद्दों पर विशेष रिपोर्ट भी छापी जाती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले किसी घटना की गहन छानबीन की जाती है। घटना का पूरा अध्ययन करके महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, फिर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। विशेष रिपोर्ट को समाचार की शैली में ही लिख दिया जाता है, लेकिन कई बार जो है रिपोर्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लोग हो सकता है उसको पढ़ना अवॉइड करें, इसलिए उसे आकर्षक बनाने के लिए कहानी की तरह, फीचर की तरह भी लिख दिया जाता है। कई बार रिपोर्ट अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसे अखबार में कई दिनों तक लगातार धारावाहिक की तरह छाप देते हैं। सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा दूं कि विशेष रिपोर्ट क्या होगी। मान लो कोई घटना है जो हॉट टॉपिक बनी हुई है कुछ पिछले दिनों से, तो वो घटना कई दिनों तक आती रही है समाचार में, उसके समाचार आते रहे हैं। मान लो कोई हत्याकांड है, तो हत्याकांड में आज क्या पता चला, कल क्या पता चला, परसों क्या पता चला था, ये वाली सारी चीज़ें रोज़ छपती रहेंगी। जैसे-जैसे पता चलता रहेगा, कुछ-कुछ नई चीज़ें, नई जानकारियाँ समाचारों में, समाचार की तरह से समाचार पत्रों में छपती रहेंगी। लेकिन जब वो पूरी घटना सॉल्व हो जाए, जब अपराधी पकड़ लिया जाए, जब सारा मामला शांत हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए सारी चीज़ें, तब उस पर कोई व्यक्ति जो है एक विशेष रिपोर्ट बनाए। यानी घटना कहाँ से शुरू हुई, क्या-क्या कारण थे, कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे, कैसे घटना हुई, इसका क्या परिणाम निकला, इसको पूरी कहानी की तरह से एक बड़ा-सा लेख बना कर के अगर तैयार करना है, गहरी छानबीन इस पर करनी है। पूरे जो 10 दिनों तक मीडिया में जो ड्रामा चला है, उस पूरे 10 दिनों के ड्रामा को हमें एक लेख में एडजस्ट कर देना है। तो इस तरीके से उसकी गहन छानबीन की जाएगी और उसके मुख्य-मुख्य बिंदुओं को निकाला जाएगा। फिर उसको निष्कर्ष के रूप में लिख दिया जाएगा कि एक्चुअल में ये हुआ था और इस तरीके से इस घटना को अंजाम मिला है। तो उसको हम विशेष रिपोर्ट कहेंगे। वो समाचार नहीं होता, वो किसी समाचार पर पूरा गहन छानबीन करके पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके छापी जाती है, उसको हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अगर एक दिन में आ जाए तो वो ठीक है, एक दिन में अगर वो नहीं आती है तो कई दिनों तक उसको लगातार छाप दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा डे 26 का रिवीजन। आज हमने पढ़ा घनानंद को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवि नहीं है, इसी साल इनको जोड़ा गया है 2-3 साल के बाद आपके सिलेबस में। लेकिन क्योंकि कविताएँ, इनके पद जो हैं आसान हैं, इसलिए आप इनको कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की बहुत गुंजाइश है इनमें। अभिव्यक्ति माध्यम के 3-4 प्रश्न आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों पर 2-3 अलग-अलग पूरी वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर आपको कोई और डिटेल में प्रश्न देखना है, ये सारे प्रश्न करने हैं कि आपका कोई रह तो नहीं गया, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें से हो सकता है मैंने कोई एक आधा प्रश्न छोड़ दिया हो, ना कराया हो। इसी तरीके से नाटक और कहानी की वीडियो भी मेरे चैनल पर है। नाटक और कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, उनकी भी मैंने अलग-अलग वीडियो बना कर के डाल रखी है। आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। कौन-कौन से प्रश्न मैंने आपको करा दिए, कौन-कौन से रहते हैं, उनमें से भी आपको कोई अगर इम्पोर्टेंट लगे, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल सूरदास की झोपड़ी के साथ। तब तक अच्छे से याद करते रहिए, तैयारी करते रहिए।